दोस्तों बायोलॉजी सुपर फास्ट रिवीजन में यह फंजाई चैप्टर की पहली सीरीज है। इसमें आज हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण सवालों का हल सहित पूरा विस्तार भी देखेंगे। ये सवाल टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है, विषमजालिकता सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई? विषमजालिकता का मतलब हेटेरोथैलिज्म, यानी जो थैलस होता है फंजाई का वह कई तरह का होता है, यानी कई रूपों में पाया जाता है। तो ये चीज सबसे पहले किस फंजाई में खोज हुई थी? तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। पहला है म्यूकर, दूसरा है एस्परजिलस, तीसरा है पक्सीनिया और चौथा है एल्ब्यूगो। तो इसमें पहला विकल्प सही है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, म्यूकर। यानी म्यूकर फंजाई में विषमजालिकता या फिर हेटेरोथैलिज्म की खोज सबसे पहले हुई थी। अब आप समझ लीजिए थैलस क्या है, तभी तो आप समझ पाएंगे हेटेरोथैलिज्म क्या होता है। तो थैलस वे पौधे होते हैं, यानी कि लोअर कैटेगरी के वे पौधे हैं जिनके अंदर स्पष्ट रूप से रूट या फिर स्टेम या फिर लीफ नहीं दिखाई देती है। जैसे देखिए अगर हम इस पौधे की बात करें तो इसमें देखिए यह स्टेम हो गया और इसके नीचे इसकी रूट हो गई और यह इसकी लीफ हो गई, इस तरह से इसकी लीफ है। तो यहाँ पर सारी चीजें स्पष्ट हैं। लेकिन कुछ लोअर कैटेगरी के पौधे हैं जैसे कि एल्गी है, फंजाई है, इन सब में इस तरह का स्पष्ट रूट, स्टेम, लीफ ये सब दिखाई नहीं देता है। इसमें इस तरह का ऐसे थैलस रहेगा, इसमें कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर इसकी रूट है, कहाँ स्टेम है, कहाँ लीफ है। तो इस तरह के पौधों को क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। और यह थैलस कई तरह के होते हैं, इसे हेटेरोथैलिज्म कहते हैं। और इसकी खोज सर्वप्रथम म्यूकर नामक फंजाई में हुई थी। तो यह क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है? तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक डिजीज है, आलू में पाई जाती है, यानी कि आलू में होने वाली यह एक बीमारी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह बीमारी किस फंजाई से होती है। तो यहाँ पर 4 फंजाई के नाम चारों विकल्प में दिए गए हैं। पहला देखिए क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, और दूसरा है अल्टरनेरिया सोलेनी, और तीसरी फंजाई है अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, और चौथी फंजाई का नाम दिया गया है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। तो इसमें जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है अल्टरनेरिया सोलेनी फंजाई से होती है, यानी कि यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, अल्टरनेरिया सोलेनी। आप इसे याद रखिए, 2-3 बीमारियां आलू से संबंधित आएंगी और ये बीमारियां काफी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में कई बार देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो बीमारी है आलू में वह अल्टरनेरिया सोलेनी से होती है। आगे भी आलू की बीमारी है, देखिए कौन सी बीमारी है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, यानी कि आलू में पाई जाने वाली है दूसरी बीमारी है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाई, यानी इसके पहले था अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और यहाँ पर है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे हुआ था? अल्टरनेरिया सोलेनी से। यहाँ पर है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो इसमें देखिए 4 विकल्प दिया गया है। पहला है एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा, दूसरा है फ्यूसेरियम मोनेलिफार्म द्वारा, तीसरा है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा और चौथा है अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा। तो अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो बीमारी हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज है यह फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होती है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो अपीयर्स ड्यू टू, यानी कि जो आलू में वर्ट डिजीज है यह तीसरी बीमारी है। पहला क्या था? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, दूसरी बीमारी थी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और यह तीसरी बीमारी है वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये तो पूरी तरह से गलत है क्योंकि इससे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, और दूसरे विकल्प में दूसरी फंजाई का नाम दिया गया है अल्टरनेरिया सोलेनी, यह भी गलत है क्योंकि इससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, और तीसरे विकल्प में दिया गया फाइटोप्थोरा डिवेरियनम, ये भी गलत है, और चौथे विकल्प में है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, यही चौथा विकल्प सही है, यानी कि वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम से होता है। तो क्लियर हो गया, तीनों बीमारी को आप याद रखेंगे और किस फंजाई से होता है ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जीव का थैलस
जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में पूर्णतः बदल जाता है तो कहलाता है। इस प्रश्न को समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई थैलस है किसी फंजाई का और यह पूरा थैलस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बदल जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? तो इसे आप क्या कहेंगे, इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। देखिए, पहला है यूकार्पिक, दूसरा है होलोकार्पिक, तीसरा है होलोजोइक और चौथा है होमोथैलिक। तो अगर किसी भी फंजाई का पूरा थैलस ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बदल जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर देखिए दूसरा विकल्प सही है, होलोकार्पिक। होलोकार्पिक आप उसे कहेंगे, यानी कि पूरा फंजाई का थैलस अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बदल जाए तो उसे आप होलोकार्पिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पूर्णतया अनुपस्थित होता है? यानी कि क्लोरोफिल इज कंप्लीटली एब्सेंट इन, यानी कि नीचे 4 तरह के पौधों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें से किस में पूरी तरह से क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो पहला है कवक, दूसरा है शैवाल, तीसरा है सैक यानी कि लाइकेन और चौथा है उपर्युक्त किसी में भी नहीं। तो इसमें जो कवक होते हैं यानी कि फंजाई इस तरह के पौधे हैं कि जिसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है। आपको पता है कि फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, ये हरे कलर के नहीं दिखते हैं, ये सफेद या फिर ब्राउन इस तरह के कलर में दिखते हैं, लेकिन ये ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, हरे कलर के नहीं होते हैं फंजाई, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और यह अपना भोजन स्वयं भी नहीं बना सकते हैं, यह दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि यह हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। कौन? कवक। तो कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, फंजाई यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं, यानी कि एस्कोमाइसिटीज एक वर्ग है फंजाई का। एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज इस तरह का आप सुने हैं क्लासिफिकेशन में। तो जो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं उन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है? 4 विकल्प है। पहला है पफवाल्स, दूसरा है थैली कवक, तीसरा है जल फफूंदी यानी वाटर मॉल्ड्स और चौथा है कीट कवक यानी कि रस्ट फंजाई। तो इसमें देखिए जो दूसरा विकल्प है थैली कवक यानी कि सैक फंजाई, वही सही है, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहा जाता है। इसलिए क्योंकि इसका जो हाइफा होता है, हाइफा का मतलब इसकी प्लांट बॉडी जो होती है, यह ऊपर की तरफ ग्रो करके एक थैले जैसी संरचना बना लेती है, बहुत छोटी थैले जैसी सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस्कस। क्या बोलते हैं? एस्कस बोलते हैं। और इसी के अंदर स्पोर बनता है। स्पोर एक रिप्रोडक्टिव सेल है, जैसे बड़े पौधों में सीड होता है, बीज होता है, उसी तरह से फंजाई के अंदर स्पोर होते हैं जो नए पौधे को जन्म देते हैं। तो इसी एस्कस की वजह से, यानी एस्कस एक थैले जैसी संरचना है, इसी एस्कस की वजह से एस्कोमाइसिटीज जो फंजाई है उनको सैक फंजाई कहा जाता है, क्योंकि यह सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो क्लियर हो गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? यानी कि कौन से फंजाई हैं जिनसे बियर बनाया जाता है? तो पहला है राइजोपस, दूसरा है एल्ब्यूगो, तीसरा है न्यूरोस्पोरा, चौथा है ईस्ट। तो आपको बता दें ईस्ट जिसे खमीर कहते हैं या सैक्रोमाइसीज भी कहते हैं, इसी से बियर बनाया जाता है, बियर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है? तो देखिए उसी सवाल को थोड़ा अलग तरीके से पूछ दिया गया है। तो पहला है स्यूडोमोनास, दूसरा है एस्परजिलस, तीसरा है सैक्रोमाइसीज और चौथा है म्यूकर। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। मैंने अभी आपको बताया कि जो ईस्ट होते हैं उन्हें सैक्रोमाइसीज भी कहते हैं या खमीर भी कहते हैं। तो सैक्रोमाइसीज से किण्वन किया जाता है। सैक्रोमाइसीज या फिर ईस्ट या फिर खमीर ऐसे मीडियम में ग्रो करते हैं जहां पर शुगर की मात्रा अधिक होती है। तो सैक्रोमाइसीज का उपयोग एल्कोहल के किण्वन में भी किया जाता है, यानी कि एल्कोहल का फर्मेंटेशन किया जाता है। कुल मिलाकर समझिए एल्कोहल बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कवक डबल रोटी
यानी कि ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है। तो देखिए फिर वही सवाल है कि कौन सा इसमें कवक है जिससे डबल रोटी बनाया जाता है। तो जिस तरह से बियर बनाने में या फिर अल्कोहल बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, उसी तरह से डबल रोटी बनाने में भी ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, ईस्ट। आपको बता दें कि ईस्ट भी एक तरह की फंजाई है और ईस्ट जो है फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन के दौरान यह एथिल एल्कोहल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और जो डबल रोटी बनाने के लिए आटा उपयोग किया जाता है, उस आटे के अंदर गूंथने के बाद ये जो ईस्ट होते हैं वह फर्मेंटेशन के दौरान इसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। और यही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पाव रोटी या डबल रोटी में बड़े बड़े छेद होते हैं और बहुत अधिक फूल जाती है पाव रोटी। तो ईस्ट का उपयोग पाव रोटी या डबल रोटी बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अल्कोहल या फिर बियर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेज ऑफ पक्सीनिया इज फाउंड ऑन अल्टरनेटिव होस्ट। यहां पर पूछा गया है कि पक्सीनिया की कौन सी स्टेज अल्टरनेटिव होस्ट पर पाई जाती है। तो आपको बता दें पक्सीनिया एक तरह की फंजाई है और इसमें कई स्टेज होते हैं, यानी कई तरह के स्पोर बनते हैं। वो स्पोर क्या क्या है, तो देखिए पहला क्या है उसमें यूरोडेओ स्पोर, दूसरा है टेल्यूटो स्पोर और तीसरा है बेसिडियो स्पोर, चौथा है पिकनियो स्पोर और पांचवा है एसियो स्पोर। तो इसमें 5 तरह के स्पोर बनते हैं और इसी स्पोर को यहाँ पर स्टेज कहा गया है, व्हिच स्टेज। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है व्हिच स्पोर ऑफ पक्सीनिया इज फाउंड ऑन अल्टरनेटिव होस्ट। तो आपको बता दें जो पक्सीनिया फंजाई है उसमें 5 तरह के स्पोर होते हैं और पक्सीनिया फंजाई के पास 2 होस्ट होते हैं, यानी कि इसकी पूरी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। दोनों में जो पहला होस्ट होता है वो गेहूं का पौधा यानी कि व्हीट होता है, व्हीट का पौधा, और जो दूसरा पौधा होता है, दूसरा होस्ट, वह बारबेरी का पौधा होता है। तो इसमें इसकी जो 2 स्टेज होती है यानी 2 स्पोर होते हैं वो गेहूं के पौधे पर पाए जाते हैं और आखिरी के जो 2 स्पोर होते हैं वो बारबेरी के पौधे पर पाए जाते हैं। बाकी जो बीच का एक स्टेज है बेसिडियो स्पोर, यह ना तो गेहूं के पौधे पर होते हैं ना तो बारबेरी के पौधे पर होते हैं। यह जमीन पर स्पोर पाए जाते हैं यानी कि मिट्टी में होते हैं और या फिर गेहूं का जो भूसा होता है या उसका पौधा होता है सूखने के बाद उस पे हो सकते हैं। तो इसमें 2 होस्ट होते हैं, पहला है प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी पर यह ग्रो करता है, और दूसरा जो बारबेरी का पौधा है यह सेकेंडरी होस्ट है या अल्टरनेटिव होस्ट है, क्योंकि गेहूं के पौधे तो हमेशा नहीं रहते हैं, सीजन में 5-6 महीने रहेंगे और 5-6 महीने के बाद जब गेहूं कट जाएगा तो फिर यह फंजाई कहाँ रहेगा। तो कुछ दिनों तक यानी कि एक स्पोर के साथ तो यह जमीन पर या फिर गेहूं के पौधे पर भूसे पर रह सकता है, लेकिन आगे के जो 2 स्पोर होते हैं वह दूसरे होस्ट पर रहते हैं जिसे क्या कहते हैं बारबेरी, बारबेरी के पौधे पर रहता है। तो अब देखिए आप पूरी तरह से स्पष्ट हो गए होंगे, आगे आप 2-3 क्वेश्चन हल कर सकेंगे इसी तरह का। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि व्हिच स्टेज ऑफ पक्सीनिया इज फाउंड ऑन अल्टरनेटिव होस्ट, यानी कि पक्सीनिया फंजाई की कौन सी स्टेज अल्टरनेटिव होस्ट पर पाई जाती है। और अल्टरनेटिव होस्ट के रूप में मैंने बताया यहाँ पर बारबेरी का पौधा होता है। तो यहाँ पर देखिए यूरोडो स्पोर, तो यूरोडो स्पोर तो गेहूं पर होता है, ये विकल्प गलत हो गया। और दूसरा है टेल्यूटो स्पोर, तो यह भी गेहूं पर होता है प्राइमरी होस्ट पर, यह भी गलत हो गया। और बेसिडियो स्पोर यह तो जमीन पर होता है, तो यह भी गलत हो गया। और पिकनियो स्पोर या फिर पिकनीडियो स्पोर किसी किसी बुक में लिखा गया है, तो यही जो चौथा विकल्प है यही सही है, यानी कि पिकनीडियो स्पोर बारबेरी के पौधे पर पाया जाता है, यानी कि अल्टरनेटिव होस्ट पर पाया जाता है। तो आप क्लियर हो गए, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के और कई क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्सीनिया की प्रजाति जिससे पीत कीट रोग होता है, इंग्लिश में इसे समझें तो काफी आसान हो जाएगा। द स्पीसीज ऑफ पक्सीनिया दैट काजेज येलो रस्ट ऑफ व्हीट, यानी पक्सीनिया फंजाई की कौन सी स्पीसीज है, कौन सी प्रजाति है जिससे येलो रस्ट ऑफ व्हीट बीमारी होती है। तो पहला है पक्सीनिया हेलियंथाई, दूसरा है पक्सीनिया परप्यूरिया, तीसरा है पक्सीनिया ट्राइफार्मिस और चौथा है पक्सीनिया रिकनडीटा। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, पक्सीनिया स्ट्रीफार्मीज। पक्सीनिया स्ट्रीफार्मीज फंजाई से पीत कीट रोग होता है, यानी कि येलो रस्ट ऑफ व्हीट होता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पक्सीनिया से होता है, यानी पक्सीनिया से क्या होता है? तो पहला है रस्ट डिजीज, दूसरा है स्मट डिजीज, तीसरा है विल्ट डिजीज, चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो आपको बता दें पक्सीनिया से रस्ट डिजीज होती है, यहाँ पर जंग रोग लिखा गया है, तो पहला विकल्प इसमें सही है, पक्सीनिया से रस्ट डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्सीनिया ग्रैमिनिस का, फिर खाली जगह है, लिखा है गेहूं पर बनता है, यानी कि पक्सीनिया ग्रैमिनिस का कौन सा स्पोर गेहूं पर बनता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि पक्सीनिया में 5 स्पोर होते हैं, पहला है यूरोडो स्पोर, दूसरा है टेल्यूटो स्पोर, तीसरा है बेसिडियो स्पोर, चौथा है पिकनियो स्पोर और पांचवा है एसियो स्पोर। तो मैंने शुरू का 2 स्पोर बताया था गेहूं पर और लास्ट के 2 स्पोर बारबेरी के पौधे पर पाए जाते हैं, बाकी बेसिडियो स्पोर जो है वो जमीन पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पक्सीनिया ग्रैमिनिस का कौन सा स्पोर गेहूं पर बनता है? देखिए यूरोडो स्पोर और टेल्यूटो स्पोर गेहूं पर बनते हैं। तो अब देखिए इसमें कौन सा विकल्प मिल रहा है? बेसिडियो स्पोर पहला है तो गलत हो गया, यूरोडो स्पोर यही सही है, क्योंकि यूरोडो स्पोर जो होता है यही गेहूं पर बनता है, बाकी पिकनियो स्पोर और एसियो स्पोर तो बारबेरी के पौधे पर बनते हैं। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, यूरोडो स्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनीर के परिपक्वन में कवक का उपयोग किया जाता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कवक है जिसका उपयोग पनीर के परिपक्वन में यानी कि मैच्योरेशन ऑफ चीज में किया जाता है? तो पहला विकल्प है म्यूकर, दूसरा है पेनिसिलियम, तीसरा है एस्परजिलस, चौथा है एगारिकस। तो आपको बता दें इसमें जो पेनिसिलियम है इसका उपयोग मैच्योरेशन ऑफ चीज यानी कि पनीर के परिपक्वन में किया जाता है। पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन भी बनाई जाती है, यह बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन खाने योग्य कवक है, यानी कि कुछ कवक के नाम दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कवक है जिसे खाया जा सकता है, यानी कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस? तो पहला है एगारिकस, दूसरा है एस्कोबोलस, तीसरा है एल्ब्यूगो, चौथा पाइथियम। तो आपको बता दें जो एगारिकस होता है जिसे मशरूम कहते हैं या फिर कुकुरमुत्ता भी होती है इसकी वेराइटी, तो अलग अलग इसकी कई स्पीसीज होती हैं, तो कुछ स्पीसीज यानी कुछ इसकी प्रजातियां खाई जाती हैं, तो एगारिकस ही है जिसे खाया जाता है, यानी एगारिकस एक एडिबल फंजाई है, एडिबल फंगस है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गेहूं के रतुआ रोग को क्या कहते हैं? रस्ट डिजीज कहते हैं। रस्ट डिजीज के वार्षिक पुनरावृत्ति का किसने वर्णन किया? तो 4 वैज्ञानिकों का नाम दिया गया है, पहला है बीबी मुंडूकर, दूसरा है केसी मेहता, तीसरा है आर.एस. सिंह, चौथा है ई.जे. बटलर। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, केसी मेहता। केसी मेहता का प्लांट पैथोलॉजी में बहुत योगदान है, इन्होंने प्लांट पैथोलॉजी पर बहुत रिसर्च किया और कई जानकारियां भी दिए हैं। तो केसी मेहता भारत में गेहूं के रतुआ रोग के वार्षिक पुनरावृत्ति का वर्णन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूसीफर्स में श्वेत रस्ट उत्पन्न होता है। क्रूसीफर्स किसे कहते हैं? तो फैमिली क्रूसीफेरी के पौधों को क्रूसीफर्स बोलते हैं, जिसके अंदर सरसों है, मूली है, गोभी है, ये सभी पौधे आते हैं। तो पूछा गया है जो क्रूसीफर्स होते हैं यानी क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर जो पौधे आते हैं उसमें श्वेत रस्ट यानी कि व्हाइट रस्ट जो डिजीज है, व्हाइट रस्ट बीमारी है, वह किस फंजाई से उत्पन्न होती है? तो आपको बता दें व्हाइट रस्ट वास्तविक तरह का रस्ट नहीं है, इसमें रस्ट होता ही नहीं है, यह एक तरह के केवल धब्बे ही होते हैं व्हाइट कलर के, इन्हें व्हाइट रस्ट कहा जाता है। तो अब देखते हैं किस फंजाई से यह बीमारी होती है। तो पहला है पाइथियम, इसमें पीथियम लिखा गया है, इंग्लिश में पाइथियम आप पढ़ते हैं, दूसरा है अस्टिलागो, तीसरा है पक्सीनिया द्वारा और चौथा है एल्ब्यूगो द्वारा। तो इसमें जो चौथा विकल्प है यही सही है, एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा क्रूसीफर में श्वेत रस्ट होता है, यानी कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स किसके द्वारा होता है? तो एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होता है, यहाँ पर केवल एल्ब्यूगो लिखा गया है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह दिया है, फिर लिखा है में अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं, यानी कुछ फंजाई के नाम नीचे दिए गए हैं। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फंजाई के अंदर अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं, यानी कि एसेक्सुअल स्पोर आर जेनरली नॉट फाउंड। तो किस में नहीं पाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन है, पहला एगारिकस, दूसरा पाइथियम, तीसरा एल्ब्यूगो, चौथा राइजोपस। यहाँ पर पहला विकल्प सही है, यानी कि एगारिकस के अंदर अलैंगिक बीजाणु
यानी एसेक्सुअल स्पोर सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिडियोकार्प फलन काय है? बेसिडियोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ। फ्रूटिंग बॉडी एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो फंजाई में होती है। तो यहां पर पूछा गया है किस फंजाई के फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प कहा जाता है, यानी किस फंजाई के फलन काय को बेसिडियोकार्प कहा जाता है। फलन काय यानी कि फ्रूटिंग बॉडी, फलन काय से ही पता चल जा रहा है कि इससे अगले पौधे का निर्माण होगा, यानी कि यह रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो आपको बता दें, पहला है राइजोपस का, दूसरा म्यूकर का, तीसरा एल्बिगो का, चौथा एगरिकस का। तो जो एगरिकस का फलन काय होता है यानी फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। आप एगरिकस में देखे होंगे इस तरह का, एगरिकस या मशरूम या फिर कुकुरमुत्ता इसका देखे होंगे, इस तरह का छतरी जैसी स्ट्रक्चर निकलती है और इसमें अंदर गिल पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। तो एगरिकस यानी कि मशरूम के फ्रूटिंग बॉडी को ही बेसिडियोकार्प कहा जाता है। तो क्लियर हो गए आप, यानी कि एगरिकस के फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप 20 सवालों का हल सहित पूरा विस्तार भी देख लिए। आशा करते हैं कि आपको सारे सवाल निश्चित समझ में आए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।